नमस्कार, द रियल इशू देख रहे हैं आप सब। मैं हूं आपके साथ साहिल केरनी। बात करेंगे मिडिल ईस्ट को लेकर। मिडिल ईस्ट में तनाव अब अपने सबसे खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बड़े ऐलान ने पूरी दुनिया की चिंता बढ़ा दी है। अमेरिका ने दुनिया के सबसे अहम समुद्री रास्ते में से एक स्ट्रेट ऑफ हार्मुज पर नाकेबंदी लागू करने का फैसला किया है, जहां से दुनिया का करीब 20% तेल गुजरता है। भारतीय समय अनुसार 7:30 बजे से ये लागू होने वाली इस कार्रवाई का सीधा मकसद ईरान की तेल सप्लाई रोकना बताया जा रहा है। ट्रंप का दावा है कि ईरान की नौसेना लगभग खत्म हो चुकी है और 158 जहाज तबाह कर दिए गए हैं। इस ऐलान के साथ ही वैश्विक बाजारों में भूचाल आ गया है। कच्चे तेल की कीमतें $100 के पार पहुंच चुकी हैं, जिससे दुनिया भर में महंगाई और आर्थिक दबाव बढ़ने का खतरा है। दूसरी तरफ ईरान ने इस नाकेबंदी को नाकाम करने की चेतावनी दी है, जबकि चाइना भी अमेरिका ने खुली चेतावनी दी है। क्या ये टकराव अब खुली जंग में बदलने जा रहा है? क्या दुनिया एक बड़े ऊर्जा संकट की ओर बढ़ रही है? यही सबसे बड़ा सवाल है। चर्चा भी करेंगे इस पे। 3 खास मेहमान हमारे जुड़ चुके हैं और उनसे भी इन बातों को समझने की कोशिश करेंगे कि आने वाला समय आखिर किस तरह से देखते हैं। ब्रिगेडियर वीरेंद्र सोलाथिया सर है हमारे साथ, डिफेंस एक्सपर्ट सर, धन्यवाद शुक्रिया समय देने के लिए। डॉक्टर राम श्रीवास्तव सर हमारे साथ, फॉरेन एक्सपर्ट, धन्यवाद शुक्रिया समय देने के लिए। सोहेल काजमी सर, सीनियर जर्नलिस्ट, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ, धन्यवाद शुक्रिया समय देने के लिए। जय हिंद सर, और बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया समय देने के लिए, अपना कीमती समय साझा करने के लिए। शुरुआत में ब्रिगेडियर से करूंगा। ब्रिगेडियर वीरेंद्र सोलाथिया सर, किस तरह देख रहे हैं आने वाला समय, और जिस तरह से नाकेबंदी की बात कही गई है डोनाल्ड ट्रंप द्वारा, ये कितनी घातक हो सकती है, हो भी सकती है या नहीं? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप, सबसे पहले तो आपको, आप सब पैनलिस्ट को और सारे व्यूअर्स को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। नमस्कार सर। इस घड़ी में जबकि पूरा विश्व इस डोनाल्ड ट्रंप की चेतावनी से और डोनाल्ड ट्रंप के आतंक से थोड़ा सा सहमा हुआ है, हमें ये जानना जरूरी है कि डोनाल्ड ट्रंप किस हद तक जा सकता है। क्योंकि आप अगर देखें तो डोनाल्ड ट्रंप जितनी भी पीछे वार्ता हुई है, इसमें डोनाल्ड ट्रंप ने वार्ता के दौरान, वार्ता से पहले और वार्ता के बाद अपने स्टेटमेंट्स जारी रखे, और ईरान ने अपनी कार्रवाई जारी रखी। वार्ता के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने लोगों को डराने की, ईरान को डराने की, अंडर प्रेशर लाने की कोशिश की है, जबकि ईरान ने अपना जो स्टैंड है वो सामने रखा। अभी बात है कि जो डोनाल्ड ट्रंप की लेटेस्ट, जो उनकी जो स्टेटमेंट है, जिसमें उसने बोला है कि मैं पूरे के पूरे स्टेट ऑफ हार्मोस को आने आवाजावी के लिए शाम के बाद बंद कर दूं। उसके मुताबिक अगर देखा जाए तो डोनाल्ड ट्रंप के पास इस टाइम पर और कोई चारा नहीं था, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप एक डिफीट की एक जो फिगर है अपना, वो नहीं दिखाना चाहते यूएस को और पूरी दुनिया को। जी। वो इस वो इस जो एक इमीडिएट छोटा सा ब्लॉकेड करना चाहते हैं। मैं छोटा सा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उसके काफी रेमिफिकेशंस हैं अगर वो लंबा टाइम के लिए करते हैं। छोटा सा अगर वो करते हैं तो वो अपनी तरफ से दो तीन चीजें सोच रहे हैं। पहले, कि वो ईरान का सारा एक्सपोर्ट और इंपोर्ट सारा उसके ऊपर एक बंदिश लगा दें। एक वर्ल्ड प्रेशर ईरान के ऊपर बनाए कि वो टॉक्स के ऊपर आए और उनकी शर्तों पे बात माने, और हार्मोस को वो अपनी शर्तों के मुताबिक खुला रखें। तो मुझे नहीं लगता कि ये ज्यादा टाइम के लिए करेंगे, लेकिन हाँ, 2-4 दिन के लिए ये प्रेशराइज ईरान को जरूर कर सकते ठीक है सर, मैं दोबारा करूंगा डॉक्टर राम श्रीवास्तव सर का। सर, क्या वाकई में ही डोनाल्ड ट्रंप जो है नाकेबंदी कर सकते हैं, और इसका वैश्विक स्तर पर असर क्या पड़ सकता है आने वाले समय के अंदर, अगर ऐसा होता है? जी देखिए, सर। नाकेबंदी करना तो बड़ा सरल है, क्योंकि उनका क्लेम ये है कि जो भी हरमुज के जलमरोमत के भीतर जाएगा और लौट कर आएगा, अगर वो ईरान के पोर्ट से लोडिंग अनलोडिंग करता है तो उस पर एक्शन लिया जाएगा। अब एक्शन क्या होगा क्या नहीं होगा कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन हाँ, इतना अवश्य है, इस समय ईरान जो कुछ भी कर रहा है वो डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में बहुत ताकतवर उसने शस्त्र का उपयोग किया है। उसने एक शब्द जो कहा है ईरान के प्रेसिडेंट ने, कि ट्रंप को अपनी तानाशाही अप्रोच छोड़ देना चाहिए। यहाँ ध्यान रखिएगा, नाटो के देश ट्रंप से नाराज हैं। क्यों? उन्होंने उनका साथ नहीं दिया, और इसलिए अमेरिका में स्वयं जो है नो किंग
एजिटेशन चल रहा है। इससे ये पता लगता है पूरी दुनिया ट्रंप को, जब से उन्होंने टैरिफ वार का बम का उपयोग किया है, तब से ये समझ गई है कि इनका एटीट्यूड एक डिप्लोमेट जैसा नहीं है बल्कि एक डिक्टेटर जैसा है। और उस सॉफ्ट पॉइंट को समझते हुए तकनीकी भाषा में जो कूटनीति की होती है, उन्होंने ये एक चाल चल दी है कि उनको अपना ये जो तानाशाही रवैया है वो छोड़ना चाहिए। अगर वो छोड़ देंगे तो निश्चित रूप से समझौता हो सकता है, लेकिन समझौता किन टर्म्स एंड कंडीशन पर होगा? अमेरिका की शर्त यह है कि आप भविष्य में एटम बम नहीं बनाएंगे। दूसरी शर्त यह है कि जो यूरेनियम है उसको वापस कर देंगे। तीसरी शर्त यह है कि जितना भी तेल है, हालांकि वो ओपन शर्त नहीं है, लेकिन वो ये चाहते हैं कि वो तेल अमेरिकन कंपनियों की दलाली से बाहर भेजा जाए, इसलिए ये ब्लॉकेट करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि उनको मादुरो का अनुभव है, आंद्रे जी को उठाकर ले गए और वेनेजुएला में उन्होंने क्या किया, जितनी भी अमेरिकन कंपनी है वो अब वेनेजुएला के ऑयल को लेती हैं और दुनिया को बेचती हैं ऊंची कीमतों पर। तो वो तो एक शुद्ध व्यापारी आदमी है, और व्यापारी आदमी किसी हद तक जा सकता है अगर उसके हाथ में ताकत है। और ईरान का युद्ध जो है, दरअसल ईरान के लिए युद्ध नहीं है, ये युद्ध तेल की हारने के लिए है। ये पूरी दुनिया जान चुकी है। यही कारण है कि नाटो के देश उससे अलग बने हुए हैं। लेकिन ईरान की जो खासियत है वो ये है कि एयर स्पेस तो उन्होंने घुमा दी, अब उसमें कहीं भी कोई भी आ जा सकता है। रहा सवाल, नेवी भी इतनी सख्त नहीं है, ताकतवर नहीं है। अब एक ही चीज है, गुरिल्ला युद्ध। मैदान के ऊपर अमेरिका का एक भी सिपाही मैदान में जाकर ग्राउंड पर लड़ाई नहीं लड़ सकता। हालांकि अमेरिका ने अपने पायलट को बचाने के लिए जो प्रयास किया था, जिसकी पब्लिसिटी बहुत हुई है, उससे यह पता लगता है कि निश्चित रूप से बड़ी ताकतवर उनके पास एयरफोर्स है, मरीन्स हैं। लेकिन क्या इससे वो पूरे ईरान पर कब्जा कर सकेंगे? नहीं कर सकेंगे। पूरे ईरान पर कब्जा कर भी लिया किसी भी तरीके से, क्या उसको सस्टेन कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। हालत उनकी वही हो जाएगी जो वियतनाम में हुई थी, जो अफगानिस्तान में हुई थी, और दुम दुबाकर भागने का रास्ता ढूंढने में उनको कठिनाई हुई थी। अभी स्टेट ऑफ हार्मूज की जो समस्या है, अमेरिका चाहता है कि उस पर कंट्रोल जो है ओपन मार्केट कर रहे, लेकिन ईरान चाहता है कि वहां टैक्स वसूल करे। लेकिन यहाँ समझौते की एक गुंजाइश है। ईरान की एक मांग है कि उसका जो नुकसान हुआ है 200 अरब डॉलर, उसका मुआवजा दिया जाए। लेकिन इतना मुआवजा कौन देगा? तो चाहता है कि वो टैक्स वसूल करे, $2 मिलियन हर आने जाने जहाज से वसूल करे। जी लेकिन अरब देश जो हैं, कूटनीतिक क्षेत्रों की जो खबर है वो ये बताती है कि अरब देश मिलकर $120 बिलियन तक ईरान को देने को तैयार है, बशर्ते कि वो ये झगड़ा फसाद बंद कर दे। अब देखना ये होगा अगले 8 दिन के भीतर भीतर क्या मसला होता है। जी हालांकि अपुष्ट समाचार हैं, फिर भी कूटनीतिक क्षेत्रों में इस तरह की बातें चल रही हैं कि अरब के जो 8 देश हैं सबसे ज्यादा प्रभावित, वो धन इकट्ठा करके ईरान का मुंह बंद कर देंगे, जिससे कि उसका जो नुकसान हुआ है उसकी पूर्ति कर सके, और बशर्ते कि ये स्टेट ऑफ हार्मूज जैसा पहले थी उसी तरह से खुल जाए। देखिए 8 दिन बाद क्या होता है, जी पता लगेगा। जी ठीक सर, मैं दोबारा करूंगा, रुक करूंगा सुहेल काजमी सर का। अच्छा सर, आप किस तरह देख रहे हैं ये नाकेबंदी? क्या इससे जो है तेल की कीमतों में इजाफा आएगा? क्या भारत को इससे नुकसान होगा? साहिल सर, पहले तो आपको और मेरे जितने सीनियर को पैनलिस्ट हैं उनको गुड आफ्टरनून। दूसरा ये है, हम सबको डे टू डे अफेयर्स पता है, जैसे मेरे दोनों सीनियर सर्स ने कहा, यही फैक्चुअल कंडीशन है पूरी दुनिया में। और ये उथल पुथल जो है, इसका डायरेक्टर जो है वो ट्रंप है, ये भी सारी दुनिया जानती है। मैं आपको बताऊं, जब ये मीडिएशन शुरू हुई और हम को दुआ कर रहे थे कि मीडिएशन शुरू हुई है और ये कहीं ना कहीं इसका फैसला कुछ ना कुछ होगा जो फ्लेक्सिबल तरीके से अमेरिका भी और ईरान भी मानेगा। लेकिन जो बॉडी लैंग्वेज हमने देखी जब ईरान के सफीर और अमेरिका के जो डेलीगेशन है वो वहां गया, तो उनकी जो 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 तरीकाकार था, मैं उसी वक्त समझ गया था, क्योंकि ये बातचीत आगे चलने वाली नहीं है। जैसे शहबाज शरीफ उनको रिसीव कर रहा था, आसिम मुनीर रिसीव कर रहा था, जैसे दूल्हा रिसीव करती है बारात में दूसरी
पार्टी ना, वैसे वो रिसीव कर रहे थे। और मुझे लगता है वो चाय और पकोड़े जो थे वो भी अमेरिकन जो है वहां से लेके आए थे, क्योंकि पाकिस्तान के पास तो चाय पकोड़े है नहीं जो वो खिलाए और चाय पिलाए। तो वो बात फ्रूटफुल मुझे वहीं से लगती थी नहीं होगी। और वो हम ये भी सोच रहे हैं और देख रहे हैं, सीनियर लोग भी जानते हैं कि जनाब पाकिस्तान की सरजमीन से ट्रंप को प्यार है, क्योंकि अमेरिका वहां से नजदीक पड़ता है। अगला अटैक वो वहां से करेगा और ये जो चाय पकोड़े खाए हैं या खिलाए हैं पाकिस्तान ने, ये उल्टे लेने के देने पड़ जाएंगे, ये हम समझ सकते थे। और ईरानी डेलीगेशन का जो आप तरीकाकार था वो ये था कि वो आज भी सोग में है खामनाई साहब के और अपनी सीनियर लीडरशिप के, कि उन सब ने ब्लैक ड्रेसेस पहनी हुई थी और अपने जहाज में बच्चों के जो शहीद हो गए, बच्चे नहीं रहे, उनके पोर्ट्रेट से हम बाकी चीजें देख रहे थे। और सुनने में ये भी आता है कि कौन 21 घंटे की जो इनकी मीटिंग हुई है वहां भी तू मैं बहुत हुई है, जो कुछ इंटरनेशनल मीडिया मैं सुन रहा हूं, खासकर अल जजीरा से मैंने जो देखा है। तो कहने का मतलब यह है, जब आप मीडिएशन करने जाते हैं तो आप फ्लेक्सिबल होके जाते हैं। जब आपने सलाह मशवरा करना है तो गाली गलौच और डिक्टेटरशिप नहीं करते, आप बातचीत करते हैं। लेकिन अमेरिका और ट्रंप की बीमारी है, क्योंकि ट्रंप तो एक माजूर दिमागी माजूर इंसान है। वो जैसे सर ने कहा कि वो एक बिजनेसमैन है, वो तो पॉलिटिशियन है नहीं, ना जियो पॉलिटिक्स को जानता है, ना सभ्यता को जानता है, ना इंटरनेशनल लॉज को जानता है, ना जी। यूनाइटेड नेशंस को जानता है, ना नाटो को जानता है, ना दुनिया को चलाने के लवाजमात को जानता है। तो उससे कोई उम्मीद नहीं की जाती। अभी वहां से मीडिएशन खत्म ही नहीं हुई थी, अभी वो जहाजों में बैठे नहीं थे। तो एक नई बीमारी है ट्रंप को, ट्वीट करने की। ये ट्वीट करने की बीमारी जो है ये बड़ी बुरी होती है, खासकर इतने बड़े मुल्क के जो सुपर पावर का जो प्रेसिडेंट है वो ट्वीट करता है और ट्वीट पे ट्वीट करता है, जो मैं समझता हूं उसके लिए भी अच्छा नहीं है। और हम देख रहे थे कि अमेरिका में, मैं जो विजुअल्स देख रहा था, अभी वो उनका जहाज वापस नहीं आया था और 80 लाख लोग जो है अमेरिकन, वो सड़कों पे थे ट्रंप के अगेंस्ट। तो मैं इटसेल्फ रिफ्लेक्ट्स कि उसकी पॉपुलैरिटी अमेरिका में जो है इतनी गिरी है जिसका आप अंदाजा नहीं कर सकते हैं। दूसरा ये है कि देखिए, आप लोगों से लड़ लेंगे, दुनिया से बता देंगे, लेकिन जब घर आपके अगेंस्ट होना शुरू हो जाए तो चीजें सामान्य नहीं चल रही हैं। अब रशिया ने कल कहा कि हम मीडिएट करेंगे, और एक ताकतवर मुल्क ही मीडिएट करे तो मुझे लगता है वो उसके नतायज अच्छे आते हैं। एक भूखा नंगा मुल्क जो पूरी दुनिया में टेररिस्ट नेशन के खिताब से जाना जाता है, आप उसको बोलते हो मीडिएट करो। और आज ट्रंप की आपने बयान सुना होगा, उन्होंने कहा कि जनाब पाकिस्तान जो है वो तो एक मरा हुआ मुल्क है। खुद ट्रंप कह रहा है, क्योंकि मैंने कहा ना उसका दिमागी संतुलन ठीक जी। नहीं है, वो खुद कह रहा है। और वो बातें आगे चलेंगी नहीं। तो मैं समझता हूं उम्मीद पे दुनिया कायम है, हमें दुआ करनी चाहिए। अगर एक राउंड फेल हुआ, दूसरा राउंड, तीसरा राउंड, चौथा राउंड, और अगर रशिया आता है, देखिए ट्रंप चाइना को कह रहा है कि भैया अगर तुमने मदद की ईरान की तो मैं 50% टैरिफ लगा दूंगा। तो जनाब जो आपको मदद कर रहे हैं उनका क्या, उनको बारे में कौन पूछेगा? तो बदलती हुई दुनिया में, बदलते हुए समीकरण में आने वाला जो दिन है वो अमेरिका के लिए बुरे हैं। ट्रंप के लिए तो, ट्रंप तो इम्पीच होना ही होना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अमेरिका की हिस्ट्री में, 250 साल की हिस्ट्री में एक दो प्रेसिडेंट पहले भी इम्पीच हुए, ट्रंप भी उसी तरफ जा रहा है। लेकिन हम दुआ करते हैं, ये जो गिद्दर धमकियां वो दे जी। रहा है ना, स्टेट ऑफ हार्मोज और ये वो, देखिए ईरानी कमजोर मुल्क है। ईरान जो है वो उतना ताकतवर नहीं है, ना इसराइल जितना, ना अमेरिका जितना। लेकिन जो जज्बा ईरानियों में है, देखिए जंगें सिर्फ मिलिट्री से और गन्नों से नहीं लड़ी जाती हैं, उसमें जज्बात भी होने चाहिए, उसमें मरने का जज्बा भी होना चाहिए। वो ईरानीज में है। वो कोई भी जंग उन्होंने आज तक जिंदगी में की नहीं है, लेकिन जब जब जंगें उन पर थोपी गई हैं उन्होंने उसको रिटेलिएट किया है, जवाब दिया है, मरे हैं, शहीद हुए हैं, लेकिन अपनी सभ्यता पे आंच नहीं आने दी है। जहां तक मैं समझता हूं आने वाले दिन भी जो है ट्रंप के लिए मुश्किल है, अमेरिका के लिए मुश्किल है, अमेरिका की साख के लिए मुश्किल है। उसको किस तरह से बचाना है, ये ट्रंप को और उनके पॉलिसी मेकर जो व्हाइट हाउस में बैठे हैं, जो सोच विचार रखते हैं, उनको ये सोचना होगा। नहीं तो दुनिया के समीकरण बदल के, जियो पॉलिटिक्स तो बदल गई। हर मुल्क को आपने सोचने पे मजबूर कर दिया कि फॉरेन पॉलिसीज अपनी अपनी देखिए, अपने अपने मुल्क को मजबूत कीजिए। छोटा मुल्क है, बड़ा मुल्क है, ये पागल सा प्रेसिडेंट है, वेनेजुला को प्रेसिडेंट को रात को उठा के ले गया, कल पता नहीं मोदी को उठाने का प्लान बनाएगा। तो ये चीजें चलने वाली नहीं है। तो ये अपने आप को मजबूत करने की चीजें हैं। जी। लेकिन यह कि आने वाला वक्त जो है वो अमेरिका और ट्रंप के लिए अच्छा नहीं है, अगर बीच का रास्ता वो रशिया के थ्रू या चाइना के थ्रू या किसी भी बड़े मुल्क के थ्रू निकालने की कोशिश नहीं करता है। तो ठीक है सर, मैं दोबारा करूंगा ब्रिगेडियर सर का। ब्रिगेडियर सर, जिस तरह से ट्रंप ने बिल्कुल पूरे तरीके से दावा किया है कि ईरान की नेवी जो है वो बिल्कुल खत्म कर दी गई है, इन बातों को कितनी सच्चाई से देखा जा सकता है, जबकि ईरान जो है लगातार जो है
रिटेलिएट कर रहा है और मुंह तोड़ जवाब जो है वो दे रहा है। और रशिया की इसमें भूमिका आपको किस तरह की नजर आती है? जी सर। देखिए, सबसे पहले तो ट्रंप जो है वो बड़े वचन बोलता है, जबकि उसने पहले बोला कि मैंने उनका एयर डिफेंस खत्म कर दिया, मैंने उनका एयरफोर्स खत्म कर दिया, लेकिन खुद के एयरक्राफ्ट उसके कैजुअल्टी हो रहे हैं। तो इसका मतलब अगर खुद के एयरक्राफ्ट ईरान में की एयर स्पेस में कैजुअल्टी हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं तो उनका एयर डिफेंस काम कर रहा है, ये तो जग जाहिर है। उन्होंने कैसे अपने पायलट को रेस्क्यू करने के लिए इंग्स भेजी, इसका मतलब यह है कि उनका एयरक्राफ्ट वहां पे क्रैश हुआ था। सिमिलरली, ये तो मानने वाली बात है कि ईरान की नेवी यूएस की नेवी के कंपैरेटिवली बिल्कुल ही मिनिस्क्यूल जिसको कहते हैं वो है। लेकिन आज की जंग में अगर आपके पास माइट नहीं है तो आप गुरिल्ला वॉरफेयर का सहारा लेते हैं। और ये ईरान को आज से नहीं मालूम था, ईरान को शुरू से मालूम था कि मेरा एक ना एक दिन मेरी जो जंग है वो यूएस के साथ होनी है, और मैं उसके समुद्री बेड़े का मुकाबला नहीं कर सकता। उसने अपनी रणनीति ही उस तरीके से बना रखी है। उसने अपने यूएवीज, जो कि एयरफोर्स को काउंटर करने के लिए, अपने ड्रोन सबमरीन्स, उनकी नेवी को काउंटर करने के लिए उसने एक बड़ी अच्छी रणनीति बना रखी है, और वो अपने इलाके में किसी और को क्या कहते हैं उसको हावी नहीं होने देगा। और जहां तक रही बात, आप कह रहे हो कि जैसे कि अब रशिया के उसको मदद करने की, तो आप ईरान की ज्योग्राफी देखिए, उसके टॉप पे है कैस्पियन सी। कैस्पियन सी में जितने भी उसको जो बाउंड्री लगाते हैं वो सारे के सारे एक फ्रेंडली कंट्रीज। रशिया उसके टॉप पे है, उसके अंदर बाहर से कोई इंटरफेरेंस हो नहीं सकता है। अब रशिया अपना जो सिग्नेचर है उसका शिप का ऑफ करके कब उसको किस टाइप की मदद कैसे दे सकता है, ये तो एक इमेजिनेशन की बात है। और कोई भी देश है वो क्यों नहीं उस तरह की मदद लेगा उससे, अपने ओपोनेंट से लड़ाई लड़ने के लिए। अगर ईरान यूएसए को बांध के रखता है तो इसमें रशिया का भी भला है, और अगर इसमें रशिया का भला है तो रशिया उसको क्यों मदद नहीं देगा। अगर ईरान यूएसए को बांध के रखता है तो इसमें चाइना का भी भला है, तो चाइना क्यों नहीं उसको मदद करेगा। बिना लड़े अगर वो यूएसए को हैम्पर कर सकते हैं, यूएसए को कंट्रोल कर सकते हैं, तो वो क्यों इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। हाँ, ये मानने वाली बात है कि ईरान की नेवी उतनी स्ट्रांग नहीं है, स्ट्रांग बिल्कुल ही नहीं है यूएस की नेवी के मुताबिक, लेकिन जो ड्रोन सबमरीन्स और बाकी सब जो उसके पास चीजें हैं, जो उसने रणनीति बना रखी है स्ट्रेट ऑफ हार्मोज को कंट्रोल करने के लिए, उसका तोड़ अभी तक यूएस के पास तो नहीं। कल को समय चीजें बदल भी सकती हैं, समीकरण बदल सकता है, कैसे लोग उसके साथ आ सकते हैं, लेकिन जो ट्रंप की भाषा है, जो ट्रंप का रवैया है, जो यूएस का रवैया है, उसके नेटो एलाइज उसके साथ नहीं है, उसके दोष उसके साथ नहीं है, दुश्मन तो उसके साथ होंगे ही नहीं। अब इवन जो सऊदी और बाकी सारे हैं वो भी इन सबको कह रहे हैं कि तुमने हमें किस चक्कर में ला करके खड़ा कर दिया, अच्छा भला हमारा ट्रेड चल रहा था। ईरान जो कि यूएसए को हार्म नहीं कर सकता है, लेकिन यूएसए के सारे फ्रेंड्स को, फ्रेंड्स इन दी सेंस कि जिन्होंने यूएस को बेस दे रखे हैं, उन सबको हार्म कर रहा है। वो कहता है अच्छा मेरे मिसाइल अगर तुम्हारे तक नहीं पहुंच सकते तो जो तुम्हारे दोस्त हैं मैं उन सबको तबाह करूंगा, मैं अकेला तो जाऊंगा नहीं, तुम सबको भी लेकर के जाऊंगा। तो ये समीकरण को देखते हुए जो है, इसमें ईरान स्ट्रेट ऑफ हार्मोस में तो कम से कम मेरे को नहीं लगता कि यूएस को हावी होने देगा। यूएस अपना थोड़ी देर के लिए उसको कंट्रोल कर सकता है, बाहर से आने जाने वाले शिप्स को बंद कर सकता है। और यूएस चाहता क्या है, उसको स्ट्रेट ऑफ हार्मोस को नेवल ब्लॉकेड करके, यूएस तीन चार चीजें चाहता है कि भाई अगर मैं उसका नेवल ब्लॉकेड कर दूं तो मैं कर क्या सकता हूं। मैं सबसे पहले उसका व्यापार बंद कर सकता हूं, जिससे जी। कि उसका जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट है वो बाहर ना जाए, उसको खाने पीने की चीजें उसके पास कोई अंदर ना आए, और वो एक किस्म से इकोनॉमिक ब्लॉकेड हो जाए। इन्फ्लेशन आज वहां 50% के आसपास पहुंच गई है ईरान के अंदर, यूएस में भी 4-5% ऊपर चली गई है, और उनके भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की इन्फ्लेशन 20 से 25% तक चली गई है। लेकिन ईरान जो है वो ज्यादा इफेक्टेड है। तो इस तरह से देखते हुए कि हाँ, नेवी का जहां आप कह रहे हो, ईरान नेवी में उसके कंपेयर में नहीं है, लेकिन गुरिल्ला वॉरफेयर में है। रशिया और चाइना डेफिनेटली मैं मानता हूं कि किसी ना किसी तरीके से उसकी मदद कर रहे हैं। ठीक है सर।
डॉक्टर राम श्रीवास्तव सर, मैं आपका रुख करूंगा। सर, नेटो ने साफ कहा है कि वो कहीं में भी मदद नहीं करेगा और अमेरिका लगातार नाराज नजर आ रहा है नेटो से। पर आखिर नेटो भी तो सही ही कह रहा है कहीं ना कहीं, गलत तो वो कुछ नहीं कह रहा, क्योंकि आप खुद अटैक करते हो किसी कंट्री के ऊपर और वहां पे नाटो देश जो है वो आके आपका मदद करेंगे, वो कैसे मुमकिन है? एक चीज, और दूसरा, रशिया और चाइना जो है वो किस भूमिका में नजर आ रहे हैं आपको इस जंग के बीच में, जहां पे ट्रंप साहब ने साफ चेतावनी दी है और जो कुछ खबरें सामने आ रही थी कि सैन्य मदद अगर चाइना करता है तो भुगतने के लिए तैयार है, और 50% टैरिफ की बात भी हुई थी। देखिए साहिल जी, बड़ी सीधी सी बात है। पहले तो मैं आपको एक ताजा खबर बता दूं कि पाकिस्तान को सऊदी अरब और दूसरे मुल्कों ने $5 अरब का, खासकर कतर और सऊदी अरब ने $5 अरब का रोल ऑन लोन दे दिया है, जिससे कि वो कम से कम सांस ले सके और थोड़ा बहुत जिंदा रहने की खूबियत करे। लेकिन उसके एवज में सऊदी अरब में 13,000 पाकिस्तानी सैनिक पहुंच रहे हैं। अब वो क्यों पहुंच रहे हैं? क्या वो पाकिस्तान जो है ईरान के विरुद्ध लड़ेगा? ये एक बड़ा प्रश्न चिन्ह बन गया है। रहा सवाल ये कि नाटो के देशों ने इस तरह से विरोध क्यों किया है, उसका सीधा कारण है, उसमें जो नाटो की संधि का अधिनियम ही है, उसमें सेक्शन 5 में साफ लिखा है कि अगर नाटो के इन किसी देशों पर किसी दूसरे देश द्वारा हमला किया जाता है तो वो सभी देशों पर हमला माना जाएगा, वो एकजुट होकर उसका प्रतिरोध करेंगे। लेकिन यहाँ किसी दूसरे देश ने हमला नहीं किया है, हमला करने वाला अमेरिका है। अमेरिका ने ईरान पर हमला किया है। तो ये तो नाटो की संधि में कहीं लिखा नहीं है कि अगर आप हमला करने जाओगे तो हम सब भेड़ चाल के रूप में जाकर आपके साथ लड़ने पहुंच जाएंगे। इसीलिए उन्होंने, ट्रम्प जो है बुलबुला गए हैं और उन्होंने क्या कहा है कि दे आर पेपर टाइगर, यहाँ तक कि वो डरपोक है, कायर है, न जाने क्या क्या कह दिया, जो कि एक स्टेटमेंट कभी नहीं कर सकता है। अब प्रश्न ये उठता है कि भविष्य में क्या होगा। भविष्य बिल्कुल सुनिश्चित है, कोई भी युद्ध अधिक समय तक नहीं चल सकता है। अधिक समय चलाने के लिए इतनी कैपेबिलिटी दोनों देशों में आज की तारीख में है। कई लोग कहते हैं भारत ने उसमें भूमिका अदा क्यों नहीं करी। अरे भारत क्यों करेगा? भारत अपने राष्ट्रीय हित देखेगा। अभी जैसे भारत के 18 जहाज वहां पर फंसे हुए हैं, मुझे पूरा विश्वास है हमारी कूटनीति इतनी चतुर है कि वो उनको निकाल लाए। स्थिरता में विश्वास करते हैं, हम हिंसा में विश्वास नहीं करते हैं। और खास इंपॉर्टेंट चीज ये है कि पहले दिन से हम ये कह रहे हैं कि आज के युग में युद्ध किसी समस्या का समाधान नहीं है। आज के युग में डिप्लोमेसी और डायलॉग से ही बात होना चाहिए। वैसे बीच में ताजा खबर ये थी कि श्रीमान चाइना ने अब बड़ी हिकमत की है, भारत के विरुद्ध ही की है। उसने जो है अरुणाचल के कई गांवों का, शहरों का नाम बदलकर चीनी भाषा में कुछ भी कर दिया है। ये एक हरकत है, इसके लिए हमने चेतावनी दे दी है, ऐसी हरकत नहीं करिएगा। अरुणाचल हमारे देश का हिस्सा है और रहेगा। तो देखिए, ये छुटपुट घटनाएं जो कूटनीतिक स्तर पर होती रहती हैं, ये किस तरह से प्रेशर टेक्टिक डाली जाए कुछ दबाव डालने के लिए, ये अपनी जगह चलती रहती है, राजनीति अपनी जगह चलती रहती है। और यहाँ स्टेट ऑफ हार्मोस में आप यकीन करिए 8 दिन के अंदर अंदर इनको एक समझौते पर पहुंचना पड़ेगा, क्योंकि ये बात सही है कि जमीन पर अमेरिकी सैनिक नहीं उतर सकते हैं। और ये बात भी अपनी जगह सही है कि बगैर जमीन पर उतरे हुए आप ना तो सत्ता परिवर्तन करा सकते हैं, ना अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस मनवा सकते हैं। तो अभी स्टेटस को ऐसा ही चलेगा, खींचातानी चलती रहेगी, रस्साकसी चलती रहेगी। भारत की भूमिका तो ये है कि दो सांड अगर बीच में लड़ रहे हैं तो समझदार आदमी को बगल से निकल जाना चाहिए। अगर बीच में छेड़छाड़ की तो सांड आपस में लड़ना छोड़कर आप पर टूट पड़ेंगे। वही कूटनीति भारत फॉलो अप कर रहा है। इसलिए इनको आपस में लड़ के थक जाने दीजिए, जितनी बकवास करना है कर लेने दीजिए। आखिर में नतीजा सिंपल आएगा, दुनिया के हित में आएगा। तेल पर हाँ थोड़े समय संकट हो आ सकता है, कीमतें बढ़ सकती हैं और उनसे निपटने के लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं, जी। इसलिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। पर एक चीज इससे बिल्कुल क्लियर कट हो गई, अब अमेरिका का अस्तित्व खाड़ी के देशों में, खाड़ी के लोगों को लगने लगा है कि ये इनकी अम्ब्रेला हमारी रक्षा नहीं कर सकती है। ईरान का कहना है कि अपने यहाँ से अमेरिकन को भगाओ, लेकिन बेचारे जाएंगे कहाँ?
कि बिल्कुल। ईरान का जो तालिबानी सरकार है, अगर उसको अडॉप्ट ये लोग करते हैं तो वहाँ के शेख और अमीरों के ऊपर सुप्रीम कमांडर बैठ जाएगा, वो कभी नहीं चाहेंगे। इसीलिए ये स्थिति ऐसी की ऐसी रहेगी, अमेरिकन बेस भी ऐसे ही रहेंगे, लेकिन अमेरिका की जो धज्जी उड़ी है वो अपने आप में उसकी इज्जत संभालने के लिए मानवता के हित में समझौता जल्दी से जल्दी करना पड़ेगा। उसके लिए चाहे ट्रम्प को अपनी इज्जत थोड़ी बहुत कम ज्यादा करना चाहिए, उसकी शुरुआत उन्होंने कर दी है। हम तो युद्ध पहले ही जीत गए थे। अरे जीत गए थे तो फिर रो क्यों रहे हो, समझौता किस बात का कर रहे हो? इससे पता लगता है ट्रम्प तो साइड लाइन हो जाएंगे और वहां पेंटागन और वहां के अमेरिकन हितों की रक्षा करने वाले लॉ मेकर आएंगे, इनको मजबूर करेंगे, आप समझौता करिए, वो हो जाएगा। जी, ठीक है साहिल। सर, मैं दोबारा करूंगा सुहेल काज़ी सर का। अच्छा सर, एक ना ट्रुथ के ऊपर ट्रम्प साहब ने ना एक अपनी तस्वीर पोस्ट की है जिसमें कि वो खुद को जीसस की तरह दिखा रही हैं। सर, इस चीज को आप किस तरह देखते हैं? क्या ये बात क्या है। क्या क्या मतलब ये क्या मतलब था कहने का? समझाना क्या चाहते हैं? कहने का ट्रम्प साहब अपनी जिंदगी में सब कुछ बनना चाहते हैं। वो जीसस भी बन सकते हैं, अल्लाह भी बन सकते हैं, सब कुछ बन सकते हैं। देखिए, जब दिमाग खराब होता है इंसान का तो वो कुछ भी बन सकता है, वो कुछ भी। देखिए, ताकत को पचाना जो होता है ना, ताकत को मजबूती से हैंडल करना, ये सबके बस की बात नहीं होती है। देखिए, जो हम देख रहे हैं उनका कार्यकाल जो हमने देखा, जब ट्रम्प 2 वापस आया तो 2 लाख अमेरिकन हिजरत करके चले गए, अमेरिका छोड़ के चले गए। वो लाइक ही नहीं करते थे इसको कि ये आगे अब अमेरिका का तबाही होगी। वो लोग बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, तभी तो डेवलप्ड नेशन की कतार में सबसे इंपॉर्टेंट मुल्क है अमेरिका। अब दूसरी बात सुनिए, हिलैरी की, जब ये इलेक्शन लड़ रहा था बादशाह, तब तो हिलैरी की स्पीचेस सुनिए, ओबामा की सुनिए, बाकी जो सीनियर इंटेलेक्चुअल्स हैं अमेरिका के उनके सुनिए। वो तो साफ तौर पे कह रहे थे कि ये जो आया तो इसने तबाही अमेरिका की कर देनी है, अमेरिका की डिग्निटी की तबाही करेगा। और वो सब कुछ आपके सामने हो भी चुकी। आज उसकी पॉपुलैरिटी, आज जो अमेरिका जो जो सीरियस जिसको लिया जाता था, आज उसको नॉन सीरियसली पूरी दुनिया ले रही है। देखिए, दुनिया जो है कुछ लवाजमात पे चलती है, कोई जियो पॉलिटिक्स, कोई जो टू टायर डिप्लोमेसी जिसको हम कहते हैं, उन पे चलती है। तभी तो छोटा मुल्क बड़े मुल्क से जुड़ा है, बड़ा मुल्क उससे बड़े मुल्क के साथ जुड़ा है, और दुनिया सामान्य तौर पे एक दूसरे से चलती रहे, यही तो लवाजमात है यूनाइटेड नेशंस के। इसीलिए तो ये संस्थाओं को बनाया है। यूनाइटेड नेशंस हो गया, यूनेस्को हो गया, ये नाटो हो गया, जितने भी चीजें हैं। इसीलिए हम लोग कभी जनीवा जाते हैं अटेंड करने कॉन्फ्रेंसेस, कभी कहीं पाकिस्तान जाते हैं कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स को मजबूत करने के लिए। इसीलिए भेजा जाता है एक दूसरे मुल्कों से लोगों को कि रिश्तों को समझिए, आपसी रवादारी किस तरह से मजबूत हो, इसको इस पे काम करने की जरूरत होती है, और उसी को हम टू टायर डिप्लोमेसी कहते हैं। मैं तो हिंदुस्तान की लीडरशिप से भी कहता हूं, जबकि ये जंग जी, लड़ी है, चल रही है 40-45 दिन से, जनाब हमको भी हिंदू मुस्लिम छोड़ के अब अपनी फॉरेन पॉलिसी को मजबूत करना है। कब कहां से क्या आ जाए और ये क्या समीकरण बन जाए, हमको उसकी तरफ बड़ा सीरियसली रिव्यू करना पड़ेगा, क्योंकि हम बढ़ती हुई इकोनॉमी है, बढ़ता हुआ मुल्क है, और अनडिस्प्यूटेड जमहूरियत को मजबूत करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो अमेरिका जैसा मुल्क जो है हमको पसंद नहीं करेगा। वो सुबह दोस्ती करता है, शाम को कुछ और बोलता है। तो पूरी दुनिया को सोचने पे मजबूर कर दिया ट्रंप ने, और पूरी दुनिया को हिला के रख दिया अपनी बेवकूफियों से। अपने दिमाग के जो संतुलन हिला हुआ संतुलन जी, है। बिल्कुल सर ने ठीक कहा, अल्टीमेटली टेबल पे ही बातें होती है और टेबल पे ही सारी नेगोशिएशंस होती है। कोई जंगें भी इस तरह ना हुई हैं, ना आगे भी होंगी। लेकिन लेट्स होप एंड प्रे टू द अल्लाह, भगवान से दुआ करते हैं कि जल्दी से जल्दी, चाहे रशिया, क्योंकि मजबूत मुल्क आगे आएगा मीडिएशन के लिए तभी होगा। ये मरे हुए मुल्क, समोसे पकोड़े खिलाने वाले मुल्कों से बातचीत बनने वाली नहीं है। हाँ, रशिया कैन बी ए गुड मीडिएटर, और चाइना जो है अगर वो भी करता है तो बहुत अच्छी, क्योंकि चाइना बोलता बहुत कम है, वो एक्शन ओरिएंटेड कंट्री है। और उसको मानना है ट्रंप को कि भैया दूसरे मुल्क भी सुपर पावर बनने को तैयार है। उसको शायद समझा नहीं रहे लोग। तो मुझे लगता है कि उसको गाइड करेंगे प्रॉपरली, लेकिन वो गाइड होने वाला नहीं है जब तक वो तबाही अपनी पूरी नहीं करवाएगा। बट लेट्स अगेन वी शुड प्रे टू गॉड कि जल्दी से जल्दी बीच के रास्ते निकले और एक सामान्य दुनिया सामान्य तौर पे आगे चलना शुरू हो जाए। बिल्कुल सर, मैं रुक करूंगा ब्रिगेडियर सर का। सर, अ, समय का मैं जल्दी जल्दी जवाब में तीनों से एक कमेंट लूंगा आखिरी में। सर, क्या हॉर्मुज स्ट्रेट में माइंस या ड्रोन हमलों का खतरा बढ़ेगा? अमेरिका इस कार्रवाई में उसके जो सहयोगी देश हैं उनकी भूमिका को आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, माइंस तो ऑलरेडी लगे हुए हैं, जी, तो खतरा कम होने का तो कोई चांस ही नहीं है। वो तो ईरान ने पहले ही लगा दिए हुए।
अब रिक्वायरमेंट है कि माइंस को निकाला जाएगा कि नहीं निकाला जाएगा, और निकालने के लिए किसके पास कैपेबिलिटी है। आज वर्ल्ड के अंदर यूएस ने अपना माइन स्वीपर्स जो थे वो पहले डीकमीशन कर दिए थे। उन्होंने कभी ऐसा सोचा ही नहीं कि हमें कभी माइन स्वीपर्स की जरूरत भी पड़ेगी। बाकी जो कंट्रीज हैं उनके पास भी बड़े लिमिटेड से माइन स्वीपर्स जो है, जो कि माइंस रिमूव कर सकते हैं, उस टाइप की कैपेबिलिटी है। लेकिन वो देश यूएस के साथ मिलकर के माइंस को निकालेंगे कि नहीं निकालेंगे इस वॉर सिचुएशन में। कल को अगर हालात बदल जाते हैं, ईरान मान जाता है, तब माइंस लगाना एक अलग चीज, और इस हालात में माइंस निकालना अंडर ईरान थ्रेट एक अलग चीज है। इस थ्रेट के अंदर ईरान के पास आपके एक ड्रोन सबमरीन्स भी हैं जो कि माइन स्वीपर्स को भी अटैक कर सकते हैं। तो जी कोई भी देश जो है वो नहीं चाहेगा कि अपने शिप्स को स्ट्रेट ऑफ हार्मोस में ला करके माइंस को निकालने के चक्कर में अपने शिप्स को डैमेज कराए। आपको पता होगा इवन ईरान ने बोल दिया है कि ये जो ब्लॉकेड कर रहा है यूएस, ये एक संधि जो एक युद्ध विराम है इसका एक उल्लंघन है। जी अगर ये युद्ध विराम उल्लंघन है तो मैं नेवल शिप्स, यूएस के नेवल शिप्स को हमला कर सकता हूं। और उसने ये भी बताया कि जो 2 जंगी जहाज आपने स्ट्रेट ऑफ हार्मोस में डाले हैं वो सबसे पहले पोटेंशियल रिस्क है, क्योंकि वो एक ट्रैप के अंदर आ चुके हुए हैं। इसलिए जो माइंस हैं वो लगे हुए हैं। नए माइंस का लगना कोई ज्यादा अभी दिखता नहीं है, लेकिन इन माइंस को निकालना बिना ईरान की सहमति के थोड़ा मुश्किल लगता है। ठीक और जहां तक ट्रंप की बात है, कि ट्रंप के ब्लॉकेड की बात है जो उसने बोला है, ये भी थोड़े टाइम के लिए तो चल सकता है लेकिन ज्यादा टाइम के लिए नहीं चल सकता, बिकॉज ये ट्रंप जो है एक नैरेटिव बिल्डिंग कर रहा है। ये नैरेटिव बिल्डिंग आजकल वॉर्स जो है वो नैरेटिव बिल्डिंग के ऊपर चलती है। ट्रंप, हम सबको पता है कि ट्रंप के साथ ना नेटोज है, ना इनके अलाइज हैं, ना इनके दोस्त इनके साथ हैं। जी तो वो एक अपने देश के अंदर एक परसेप्शन ला रहा है, बाकी वर्ल्ड में एक परसेप्शन ला रहा है कि देखो मैं तो हार्मोस को खोलना चाहता हूं, मैं सबके लिए खुलवाना चाहता हूं, ईरान नहीं मान रहा है। लेकिन साथ ही साथ ईरान का जो एक मेन ट्रम्प कार्ड है, जो कि वो न्यूक्लियर इनरिचमेंट करना चाहता है, उसको बोलता है तुम बंद कर दो। ईरान के पास एक ही पावर है कि उसके पास मिसाइल पावर है जो उसको वो डेवलप भी कर रहा है, कहता है इसको भी जी बंद कर दो। तो ईरान के पास जो जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है, कहता है इन सबको बंद कर दो। और तो इसमें कब वो उसका साथ देगा कब नहीं देगा ये थोड़ा मुश्किल हो जाता ठीक है सर समय कम है। डॉक्टर आमिर समय कम है, बस एक सवाल मैं लूंगा आपसे सर। ट्रंप ने कैथोलिक ईसाई धर्मगुरु जो है पोप लियो, उनको भी विदेश नीति के लिए खराब बताया है बहुत तरीके से। उनकी भी आलोचना जो है वो की है ट्रंप ने, वो भी ट्रुथ के ऊपर। किस तरह देखते हैं इस चीज को आप? देखिए, ट्रम्प कुछ भी कर दे तो उस पर ज्यादा विचार नहीं करना चाहिए। पोप के लिए उन्होंने कह दिया है कि आपको अमेरिका का साथ देना चाहिए, जिसको कि उनकी डिग्निटी के विरुद्ध माना जा रहा है। वो कुछ भी कह सकते हैं और कभी भी पलट सकते हैं, इसलिए इट शुड बी सिंपली इग्नोर। भारत में भी ऐसे बहुत से राजनेता हैं जो इस तरह की बेफजूल बातें करा करते हैं, उससे पब्लिक इमेज ही खराब होती है। जी आलू से सोना बनाने वाली बातें, अब ये कितनी बेहूदी बातें हैं और इससे फायदा क्या होता है। रहा सवाल ट्रम्प का उल्टा सीधा कहना, उनकी इमेज को ही खराब कर रहा है, उससे दुनिया को चिंता नहीं है। ठीक सर। सर एक आखिरी प्रश्न, और समय का मैं जल्दी जल्दी जवाब दीजिएगा। सर इस स्थिति को आप इसमें किस तरह देख रहे हैं कि इस वैश्विक तेल सप्लाई जो है वो कितनी प्रभावित हो सकती है? क्या भारत में भी तेल की कीमतें जो है आप आने वाले समय में देख सकते हैं कि वो बढ़ेंगे? भाई स्टेट ऑफ हार्मोज में तो हमें भी तो तेल वहां से आता है, हम ही तो प्रभावित होंगे। अमेरिका का तो कोई लेना देना नहीं है वहां से, वो तो सिर्फ गिद्दड़ धपकियां मार रहा है। वो तो कहता है कि तुम जमीन बेचो तो मेरा ब्रोकर होना चाहिए, तुम वहां से कोई सामान लो तो मैं ब्रोकर होना चाहिए। वो तो पागल है, वो तो उसने पूरी दुनिया को इस समीकरण में डाला है कि तुम कुछ नहीं करो, जो कुछ करेगा ट्रम्प, क्योंकि वो बिजनेसमैन है। उसने बिजनेस के एंगल से उसको लाया गया था, लेकिन उसने अपने बिजनेस की तो तबाही की बाकियों की भी बिजनेस की तबाही कर रहा है। तो उसको लेना देना कुछ नहीं है, सिर्फ 5-10 दिन, जैसे सर ने कहा, वेट कीजिए, को बीच का रास्ता निकलेगा और तब तक मुझे लगता है ये खुद भी इम्पीच हो गया होगा। और वो अमेरिका के लोग, देखिए जो मुस्लिम ममालिक हैं, मैं आपको बता दूं, उनको भी सोचने के लिए ईरान ने मजबूर कर दिया कि लीड वही करेगा जिसमें लीड करने की क्षमता होगी, चाहे वो रिलीजियस सेंटिमेंट्स के एतबार से है, चाहे वो नेशनल स्ट्रेंथ के एतबार से है।
तो ये जो बड़े बड़े शेख मुस्लिम कंट्रीज को लीड करते थे और अंदर कोई मजहब का किसी चीज का भी जज्बा नहीं था, ये शेखों शोकों को लोग फाड़ देंगे अब, क्योंकि यूएस बेसिस उनके वहां थे, वो फट गए, ईरान ने हिला दिए और कोई उनको बचाने नहीं आया। अमेरिका का कोई एक बयान नहीं आया उन बेसिस को, उन लोगों को जो वहां मर गए उन एयर बेसिस की स्ट्राइक्स पे। तो कहने का मतलब है कि हम तो दुआ करते हैं इंसानियत जिंदा रहे, लेकिन जी इंसानियत जिंदा रहने के लिए इंसान अच्छे होने चाहिए जो हुक्मरान हो, ताकि वो इंसानियत को जोड़ने का काम करें। और ऐसे पागल लोग जो है, ये आज भी गया कल भी गया, जो जीसस कहता है जीसस बन जाता है, कल बोलेगा मैं अल्लाह बन गया, परसों बोलेगा भाई यहूदियों का पता नहीं क्या बन गया। तो ये जाने वाला है, हफ्ते 10 दिन में आपको लगेगा कि सब चीजें जो है सामान्य तौर पे आहिस्ता आहिस्ता वापस आना शुरू हो जाएंगी। ठीक है सर। ब्रिगेडियर वीरेंद्र सलातिया सर, आपका बहुत धन्यवाद, शुक्रिया समय देने के लिए। डॉक्टर रामेश्वर सर, आपका धन्यवाद, शुक्रिया। सोहेल काज़िम सर, आपका धन्यवाद, शुक्रिया समय देने के लिए और अपना कीमती समय आपने साझा किया हमारे साथ। काफी अहम बातें आपने रखी हैं। अब देखते हैं समय कैसे होता है। मिडिल ईस्ट का ये संकट अब सिर्फ एक क्षेत्रीय टकराव नहीं रहा, बल्कि वैश्विक स्थिरता के लिए बड़ा खतरा बन चुका है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, बढ़ता तनाव दुनिया की अर्थव्यवस्था, ऊर्जा सप्लाई और कूटनीतिक संतुलन को हिला रहा है। एक तरफ यूनाइटेड स्टेट अपनी रणनीति पर अड़िग है, तो दूसरी तरफ ईरान जवाब देने को तैयार बैठा है। अब नजरें इस बात पर टिकी हैं कि क्या हालात बातचीत से संभलेंगे या दुनिया एक बड़े संघर्ष की ओर बढ़ती हुई नजर आ रही है। फिलहाल दारियल इशू में इतना ही। द अर्थ न्यूज पे खबरों का सिलसिला चलता रहेगा। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।